आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इसका पार्ट 1 पहले हम करा चुके हैं। इसके बाद आज मेरा पार्ट 2 है, यानी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है आपका वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना, वायुमंडल में कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना, ऑप्शन सी वायुमंडल में अत्यधिक नाइट्रोजन का होना, ऑप्शन डी वायुमंडल में अत्यधिक ऑक्सीजन का होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होना। यानी अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ेगी ग्रीन हाउस प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेवार गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अभयारण्य, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जीवमंडल रिजर्व, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका है जीवमंडल रिजर्व। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। इसमें हमने तीनों चीजों को लिया है कि जीवमंडल रिजर्व क्या होता है, यानी जीवमंडल रिजर्व क्या होता है, उसके बाद आपका अभयारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो जीवमंडल रिजर्व का क्या परिभाषा क्या दिया गया है कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के लिए योग्य हो, या वह विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया, उसको हम कहते हैं जीवमंडल निचय क्षेत्र या जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र। उसके बाद अभयारण्य का परिभाषा क्या दिया गया है? जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित। ये आपका क्या हो जाएगा? अभयारण्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्क क्या हो जाएगा? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, यह आपका राष्ट्रीय पार्क कहलाएगा। ठीक है, तीनों में से किसी की भी परिभाषा दी जा सकती है, तो आप तीनों को सही ढंग से देख लीजिएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 5 जून को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 14 फरवरी को और ऑप्शन डी है 28 मार्च को। इसका सही आंसर आपका है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व एड्स दिवस जो है वर्ष 1988 ईस्वी से हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स जो है आपका HIV नामक वायरस से होता है, HIV नामक वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, है ना, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए योनि मार्ग में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। तो इसका सही आंसर आपका है निषेचन जो होता है वो आपका अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, इसी को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। देखिए, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होना जो है निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया जो है आपका अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में ही होता है। ठीक है, आप इसको सही ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक जटिल जीव बनने का सही कारण क्या है? यानी एक जो जीव का निर्माण होता है, जैसे हम जैसे जीव का या कोई भी जीव, क्योंकि प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिका का ही बना होता है, ठीक है। तो उसका बनने का कौन सा क्रम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, कोशिका है, अंग है, उत्तक है, अंग तंत्र है। ऑप्शन बी में क्या है, कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र। कोशिका, अंग तंत्र, अंग, उत्तक, ठीक है। कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र और अंग। इसका सही आपका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। पहले कोशिका नहीं, कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, उत्तक का। उत्तकों से किसका निर्माण होता है, अंग का। अंग से किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का। इसका हम विश्लेषण देखते हैं। देखिए कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका यही क्रम है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबर, अवशिष्ट साग सब्जियों, पौधों की पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बनी सामग्री को क्या कहते हैं? सामग्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषक, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी मिट्टी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन बी। इसको क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त जो है कार्बनिक खाद कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। जो गांव घर में सब सड़ी गली चीजों से जो बनाया जाता है जो खाद, वो आपका हो जाता है कंपोस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेपेटाइटिस ए रोग कारक है, मतलब हेपेटाइटिस ए जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए आपका है कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी विषाणु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु। इसका फिर से विश्लेषण देखते हैं। ये सभी चीजें जितने भी रोग है ये काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप सभी चीजों को सही ढंग से तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका जीवाणु से होने वाले रोग जो है क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड आदि। परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मलेरिया, पायरिया, है ना, पेचिस, सोने की बीमारी। विषाणु से होने वाला रोग देखिए क्या है, ये है देखिए हेपेटाइटिस ए। इससे कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। चेचक विषाणु के कारण होता है, खसरा विषाणु के कारण होता है, पोलियो विषाणु के कारण होता है, एड्स विषाणु के कारण होता है, कोविड-19 विषाणु के कारण होता है। कवक यानी फंगी से होने वाले रोग क्या हो जाएगा आपका, दाद, खाज, एथिस, गंजापन या दमा। ये सब कवक के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। जितने भी रोग हैं जिससे भी होने वाले हैं ये सभी रोग को सही ढंग से तैयार कर लिया ताकि इससे संबंध कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आए तो आप उसको बना लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रेयान रेशा का निर्माण होता है, रेयान का जो है, ठीक है, रेयान को क्या कहा जाता है, नकली रेशा कहा जाता है या नकली रेशम कहा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ये है लकड़ी और बांस से बनता है, कोयला, जल और वायु से। ऑप्शन सी क्या है, रासायनिक पदार्थ से। और ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी और बांस से। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लकड़ी और बांस से। अब हम फिर इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रेयान को, ठीक है, लकड़ी या बांस के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम का ही सामान होता है। इसलिए रेयान को कृत्रिम या नकली रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नकली रेशा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयान को, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला में किस उम्र से, है ना, रजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है, ठीक है। यानी वह कौन सा एज है जिसमें महिलाओं में जो है रजोनिवृत्ति आने लगती है। क्या है ऑप्शन, 35 से 40 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 55 से 60 वर्ष और 65 से 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, यानी 45 से 50 वर्ष इस में जो महिलाओं में रजोनिवृत्ति आने लगती है या प्रारंभ हो जाती है। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए
स्त्रियों में होने वाले रक्तस्राव को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। क्या होने वाले? स्त्रियों में होने वाले, ठीक है, रक्तस्राव को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव 28 या 30 दिन में एक बार होता है। जो महिला में जो स्त्रियों में जो ऋतुस्राव होता है वह है ना आपका 28 या 30 दिन में एक बार होता है। एक बार में किसी एक अंडाशय के द्वारा ही अंडाणु का है ना विमोचित होता है। 11 से 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था में पहला ऋतुस्राव होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो पहला जो ऋतुस्राव होता है लड़कियों में जो वो किशोरावस्था में होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। जबकि लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में जो ऋतुस्राव रुक जाता है, इस अवस्था को कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहा जाता है? यानी अब उस महिला का जो है ना वो अब महिला जो है गर्भ धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें ऋतुस्राव नहीं होता है, ऋतुस्राव रुक जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है रजोनिवृत्ति, ठीक है। इसको आप सही ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर होने का लक्षण क्या है? ऑप्शन ये है, मुंह से उजले रंग का छाल, मुंह से काला रंग का छाल, मुंह का नहीं खुलना, या इनमें से सही। इसका सही आंसर इनमें से सही। ये सभी लक्षण जो है वो कैंसर के हैं। इसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। मुंह में अगर उजला रंग का छाला पड़ जाए तो इसको कहा जाता है ल्यूकोपाल्किया, ठीक है। अगर मुंह में लाल रंग का छाला पड़ जाए तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोपाल्किया, और मुंह जब नहीं खुलता है तो इसको कहा जाता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या कहा जाता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है, ब्रोसिस। इसको सही से तैयार कर लीजिएगा। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो रोग का कारक है। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो रोग का क्या कारक है? ऑप्शन ए आपका है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विषाणु। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। इसको सही ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए विषाणु से होने वाले रोग क्या क्या हैं? आपका खसरा है, ठीक है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, एड्स है, हेपेटाइटिस ए है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक, ट्रेकोमा, रेबीज, हर्पीज और कोविड-19। 2020 में जो वायरस आया था इसका नाम कोविड-19 रखा गया है, ठीक है। ये भी विषाणु से ही होने वाले रोग है। इसको सही ढंग से आप तैयार कर लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी बाघ और एक सिंह वाला गेंडा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाघ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका विश्लेषण देखते हैं, ठीक है। देखिए तो अब एक से अधिक हम लिए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जैसे भीम काले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है? तो असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह का गेंडा के लिए है। गिर अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध? सिंह, चीतल और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कांवरझील पक्षी विहार कहाँ पर है? बेगूसराय बिहार में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो गया बिहार में है। गया जी बिहार में है। हिरन और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नेशनल पार्क पलामू झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़बग्घा और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है, हिरन के लिए भी, लेकिन अगर जब दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो आप इसको बाघ को ही सही मारना है, ठीक है। उसके बाद हिरन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय पक्षी के लिए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सिमलीपाल जैव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। नंदनकानन अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। सरिस्का अभयारण्य कहाँ किसके लिए कहाँ पर है? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हिरन के लिए है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका
पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी चीजें जो है वो 8 क्लास से संबंधित क्वेश्चन किताब से ही है, इनको सही ढंग से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन बहुकोषीय जीव है? यानी आपको ये तय करना है कि एक बहुकोषीय है, बहुकोषीय है, अब बाकी क्या है वह ना एक कोशिकीय होगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए में क्या अमीबा एक कोशिकीय है, आपका ऑप्शन बी में हाइड्रा है, ऑप्शन सी में क्या पैरामीशियम, ऑप्शन डी में क्या ईस्ट। अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट ये तीनों जो है वो एक कोशिकीय है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हाइड्रा। हाइड्रा आपका हो जाएगा बहुकोशिकीय। हाइड्रा क्या हो जाएगा बहुकोशिकीय। और देखते हैं आगे हम, देखिए एक कोशिकीय जीवों के हम यहाँ उदाहरण दिए हैं, ठीक है, क्या है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है, जीवाणु है, ईस्ट है आदि। ये सब क्या है एक कोशिकीय जीव है। आप जानते हैं कि अमीबा जो है अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण में आपका हाइड्रा हो जाएगा, कवक हो जाएगा, पादप हो जाएगा, और विकसित जीव जंतु जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब जो है वो बहुकोशिकीय, हाथी हो गया, तो ये सब क्या हो गया बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? क्या है ऑप्शन ए में पेड़ पौधों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना या जंतु समूह की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी में है पालतू जानवर की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना या सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना। मतलब कोई भी जीव जंतु जिनका जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाए, है ना, जब खतरे में आ जाए तब इसको रेड डाटा बुक में संग्रहित किया जाता है ताकि इनके, है ना, इनके वंश को बचाया जा सके और ये सही ढंग से रह सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें वही है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी है, यानी सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम क्या है? मतलब जब किसान खेती करता है, ठीक है, तो उसका क्रम क्या है, मतलब एक के बाद एक कौन कौन सा काम होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहले जुताई दिया है, जुताई के बाद बुआई दिया है, बुआई के बाद सिंचाई दिया है, उसके बाद कटाई दिया है, ठीक है। फिर दूसरा में क्या दिया है, सिंचाई, जुताई, बुआई, कटाई, बुआई, सिंचाई, जुताई, कटाई, जुताई, सिंचाई, बुआई, कटाई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले खेतों को जोता जाता है, फिर उन खेतों में बुआई की जाती है, तब फिर सिंचाई किया जाता है, उसके बाद फिर लास्ट में उस फसल की कटाई की जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए इसका कृषि पद्धति का एक क्रम भी हम तैयार किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, इसको जुताई कहते हैं, उसके बाद फिर उसकी बुआई होती है, फिर खाद उर्वरक देना पड़ता है, फिर सिंचाई होती है, फिर निराई होती है, इसी को निराई कहा जाता है, इसी को खरपतवार से सुरक्षा कहा जाता है, इसी को निकौनी कहा जाता है, और फिर कटाई होती है, उसके बाद फिर भंडारण होता है। ये कृषि पद्धतियों का क्या है क्रम है। मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र जो है जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, मतलब मनुष्य में जो है आखिर कौन सा जोड़ा जो है वो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। अब ऑप्शन ए में है उसका 20वां जोड़ा, ऑप्शन बी में 21वां जोड़ा, ऑप्शन सी में 22वां जोड़ा, ऑप्शन सी में 23वां जोड़ा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 23वां जोड़ा, ठीक है। यानी कि गुणसूत्र का 23वां जोड़ा जो है वो लिंग का निर्धारण करता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, अर्थात 23 जोड़े हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। अगर जोड़ा में कहा जाए तो 23वां जोड़ा है। देखिए 22 जोड़े, क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए 22 जोड़े गुणसूत्र जो है वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है इसी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा को क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है।
तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, अर्थात एक जोड़ा, यानी 23वां जोड़ा। अगर जोड़ा कहा जाए तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र है, अगर कहा जाए कि कुल कितना है तो 2 हो जाएगा, यानी लिंग गुणसूत्र की संख्या आपका हो जाएगा 2। कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने योग्य नहीं होती है, ठीक है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है आपका अंडवाहिनी का अवरुद्ध हो जाना, ऑप्शन बी अंडाशय का अवरुद्ध हो जाना, ऑप्शन सी गर्भाशय का अवरुद्ध हो जाना, या ऑप्शन डी योनि मार्ग का अवरुद्ध हो जाना। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय का अवरुद्ध हो जाना, ठीक है। स्त्रियों में अगर अंडाशय अवरुद्ध हो जाए तो वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कुछ स्त्रियां जो है शिशु को जन्म देने में योग्य नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण है कि ओवुलेशन संबंधी विकार, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट, हार्मोन में असंतुलन, ठीक है, बढ़ती उम्र और अंडाशय से अंडाणु का अवरुद्ध होना, ये सब शामिल है। कोशिका का कौन सा भाग जो है अतिरिक्त एवं उत्सर्गी पदार्थों का संग्रहण करता है? कोशिका का कौन सा भाग जो है वो अतिरिक्त एवं उत्सर्गी पदार्थों का संग्रहण करता है? ऑप्शन ए आपका है केंद्रक, ऑप्शन बी है केंद्रिका, ऑप्शन सी है रिक्तिका, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिक्तिका, ठीक है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। कोशिकाओं में विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में अनेक खाली या रिक्त संरचनाएं दिखाई पड़ती है, इसे ही रिक्तिका कहते हैं। ये रिक्तिकाएं अतिरिक्त जल या उत्सर्जी पदार्थों को संग्रहित करती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में जो होता है वो रिक्तिकाएं क्या होती है? अत्यंत छोटी होती है। निम्न में से कौन सा समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा समूह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइजोबियम जीवाणु, नील हरित शैवाल और तड़ित विद्युत, ठीक है। देखिए राइजोबियम जीवाणु के बारे में बताया गया वो कैसे स्थिरीकरण करते हैं, नील हरित शैवाल के बारे में बताया गया ये कैसे स्थिरीकरण करते हैं, और तड़ित विद्युत के बारे में बताया गया है कि ये कैसे है ना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। इन तीनों ही चीजें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, खेत में फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किए जाने वाले कार्य का मिलान सही ढंग से कीजिए, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। जैसे निराई क्या हो जाएगा, तो खरपतवार को हटाना निराई कहलाएगा। बुआई क्या हो जाएगा, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई हो जाएगा। ओसाई क्या हो जाएगा, अनाज से भूसा निकालना ओसाई कहलाता है। गहाई आपको अनाज को डंठल से अलग करना। तो देखिए 1 का 3 कहाँ पर है, 1 का 3, उसके बाद 2 का 4, आपका ऑप्शन ये क्या है करेक्ट है, ऑप्शन ये करेक्ट, ठीक है। अब हम इसका विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाएगा, खरपतवार को हटाना निराई कहलाएगा, अनाज को भूसा से अलग करना ओसाई कहलाएगा, अनाज को डंठल से निकालना क्या कहलाएगा, गहाई कहलाएगा। शिशु के विकास की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी युग्मक, ऑप्शन डी गर्भ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गर्भ। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गर्भ हो जाएगा। देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज, जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं, बनता है, ठीक है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं वाले गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है, विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई ठीक रचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी सारे भाव की पहचान हो सके क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका गर्भ हो जाएगा। हाइड्रा में अलिंग जनन होता है, यानी हाइड्रा में तो अलिंग जनन होता है, लेकिन कौन सा अलिंग जनन होता है इसके बारे में दिया है। ऑप्शन ए में आपका क्या है, मुकुलन द्वारा,
ऑप्शन बी में आपका विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी में बहुखंडन, ऑप्शन डी में पुनरुत्थ भवन। इसका सही आंसर आपका हो जाए हाइड्रा में जो है वो मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन प्रजनन होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि जनन जो होती है दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ज्यादातर क्वेश्चन अलैंगिक जनन से पूछा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या क्या आता है, देखिए मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, उसके बाद आपका द्विखंडन भी अलैंगिक जनन है, उसके बाद बहुखंडन भी अलैंगिक जनन है, उसके बाद पुनरुत्थ भवन भी अलैंगिक जनन है, उसके बाद बीजाणु महासंघ भी क्या अलैंगिक जनन है। अभिखंडन तो अलैंगिक जनन है ही। अब देखिए हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा तथा क्या है लेशमानिया में आपका द्विखंडन होता है। प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन होता है। राइजोपस में आपका बीजाणु महासंघ होता है और स्पाइरोगायरा में विखंडन होता है। ये सभी कंप्लीट, ये सभी चीजें जो है महत्वपूर्ण है। मान लेते एग्जाम में सर पूछ दे आपका हाइड्रा में किस तरह होता है, हो सकता है अमीबा में पूछ दे, हो सकता है राइजोपस में पूछ दे, हो सकता है प्लेनेरिया में पूछ दे कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन का कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पुनरुत्थ भवन। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। जेली को लंबी अवधि तक रहने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, देखिए सोडियम बेंजोएट और मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जेली या अचार या जैम को लंबी अवधि तक रखने के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है, यानी मलेरिया रोग के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका क्या है जीवाणु है, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी कवक। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है या गंदे जल में फैलता है। एनोफिलीज मच्छर प्लेज्मोडियम परजीवी जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं का वाहक है। मलेरिया टीके की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। इससे अगर मलेरिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी मलेरिया किससे फैलता है तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है या गंदे जल में रहता है। ठीक है, ये जो है किसका वाहक है तो एक प्लेज्मोडियम परजीवी है जो प्रोटोजोआ है, इसका वाहक है। मलेरिया टीके की खोज किसने की तो रोनाल्ड रॉस ने की। इससे मलेरिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विभिन्न जंतुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ठीक है, फसलें उगाई जाती है। सॉरी, विभिन्न जंतुओं नहीं होगा, विभिन्न ऋतुएं होगा। ठीक है, विभिन्न ऋतुओं में फसलें उगाई जाती है, इसका मिलान किया। जैसे खरीफ फसल जो आपका है वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है, और रबी जो है वो आपका शीत ऋतु की फसल है और जायद जो है वो आपका ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि ए का 2 कहाँ पर है। देखिए ए का 2 दोनों जगह में है। अब बी का 3 कहाँ है तो बी का 3 आपका यहाँ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए इसमें सभी चीजों को हम लिए हैं। अगर फसल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए खरीफ फसल किस ऋतु में है वर्षा ऋतु में है। अब देखिए खरीफ फसल वर्षा ऋतु में से कब बोया और काटा जाता है, इसको भी सही ढंग से हम यहाँ अवलोकन कर दिए हैं। जून जुलाई में इसको बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। प्रमुख फसल क्या है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि, ये सब क्या है खरीफ फसल है। अब रबी किस ऋतु की फसल है तो शीत या शरद ऋतु की फसल है। कब बोया कर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसका प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू, राई, अलसी आदि। ठीक है, जायद किस ऋतु की फसल तो ग्रीष्म ऋतु की फसल है। जून जुलाई में बोया जाता है, मई जून में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। प्रमुख फसल क्या है जायद का तो तरबूज है, खीरा है, ककड़ी, मौसमी फल, राई, ज्वार, मक्का। ठीक है, हालांकि मक्का
जो है खरीफ का ही प्रमुख फसल है, लेकिन अगर खरीफ ना रहे तो आप जायद टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप साइडिंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बहुमूल्य साबित होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे का समूह है? ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर, सूत, रेशम, ऊन, रेयान, सूत, रेशम, नायलॉन, रेशम और ऊन। तो प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ? जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, यानी ये संश्लेषित या मानव निर्मित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रखा हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत, रेशम और ऊन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। पादप जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। ये सूत किससे प्राप्त होता है? कपास से। रेशम से क्या प्राप्त? रेशम प्राप्त होता है किससे? रेशम कीट से। ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, इन सब चीजों से ऊन प्राप्त होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय संवेदना छात्रवृत्ति परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब हम लिए हैं। ठीक है, जो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। और ये जो आज जितने भी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन किया गया, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के साथ साथ इससे संबंधित और भी क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए, जो आपके लिए काफी मतलब एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।